जी, स्कीमा जो है ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है और इसका हमने कुछ ऐसा काम नहीं करना जो कि गूगल के ऊपर करना है। ये नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है। देखिए हमने लिखा है स्कीमा वैलिडेटर और इसके लिए वेबसाइट भी चेंज हो गई है, schema.org। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गूगल का कोई फैक्टर नहीं हम पढ़ रहे, बल्कि ये हम किसी और वेबसाइट पर जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये स्कीमा होता क्या है, स्कीमा है क्या चीज़। स्कीमा मार्कअप फाउंड एट स्कीमा ORG, यानी कि स्कीमा ORG एक कंपनी है, स्कीमा के नाम से है, उनकी ये प्रोडक्ट है, इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। और ये क्या है? माइक्रो डाटा है। एक होता है मैक्रो डाटा, एक होता है माइक्रो डाटा। सब नाम से ही पता लग रहा है। माइक्रो डाटा का क्या मतलब होता है? छोटा, छोटी इंफॉर्मेशन जो है। मैक्रो डाटा का मतलब बड़ी इंफॉर्मेशन, माइक्रो डाटा का मतलब छोटी इंफॉर्मेशन। वंस एडिड टू अ वेब पेज, स्कीमा मार्कअप क्रिएट्स एन इनहैंस्ड डिस्क्रिप्शन। कहते हैं ये जब हम क्रिएट करेंगे तो स्कीमा क्या करेगा, उसके साथ एक थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन अटैच कर देगा आपकी वेबसाइट के साथ, और उसको हम नाम क्या देते होते हैं? रिच स्निपेट का, विच अपीयर्स इन सर्च रिजल्ट्स। और कहता है ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी ये सर्च रिजल्ट्स में भी नजर आएगी। आप देख रहे हो ये सर्च रिजल्ट्स की तस्वीर आ रही है, इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा डाटा हमें नजर आने लगा हुआ है। ऐसे ही है ना, काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा नजर आ रही हैं, ये स्कीमा डाटा की वजह से नजर आने लगी हुई है कि कब कब क्या चीज खुली है। अब इसका पर्पस क्या है बेसिकली, एक्चुअली ये क्यों लगाया जा रहा है? हा? इसका पर्पस ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी वेबसाइट है उसके मुतालिक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम गूगल के क्राउलर को दे दें। मतलब अभी बेसिकली हमारी वेबसाइट क्या है, हमारा ऑफिस कहाँ पर है, हमारा मोबाइल नंबर क्या है, हमारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, यानी फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी तक हम क्या समझ रहे हैं कि ज़रूरी है यूज़र्स के लिए कि भाई यूज़र्स को बताएं। लेकिन गूगल अब ये कह रहा है कि भाई आप एक काम करो, आप माइक्रो डाटा लिख लें और क्राउलर को भी बता दें कि आपकी वेबसाइट किसके मुतल्लिक है, आपका ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपकी बिजनेस कैटेगरी कौन सी है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, क्या आपकी वेबसाइट FAQ टाइप है, आर्टिकल्स टाइप है, सेल टाइप है। इसका फायदा क्या है कि जी गूगल ये सारी इंफॉर्मेशन क्राउलर को देगा आपकी वेबसाइट की मदद से। तो जब क्राउलर किसी वेबसाइट को सर्च करेंगे तो उसकी सर्चिंग में उस वक्त उसको हर वेबसाइट के मुतालिक डिटेल से पता होगा कि ये वेबसाइट क्या है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से क्राउलर उस वेबसाइट को रिकमेंड कर सकता है। ये पर्पस है हमारे पास किसका? स्कीमा का। और ये स्कीमा गूगल का कोई टूल नहीं है, यानी कि ये काम हम गूगल पे जाके नहीं कर रहे, बल्कि ये काम हम किसी और जगह पे जाके करने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि भाई ऐसी वेबसाइट्स जिनके ऊपर स्कीमा लगा होता है उनके रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि हम ये समझते हैं कि पहले 3 नंबर पर किसी भी टॉपिक के अगेंस्ट जो वेबसाइट्स रैंक करती हैं उन सब वेबसाइट्स का स्कीमा होता है। तो इसका मतलब ये हमें इसका अंदाजा हो गया कि कितना ज़रूरी है। यानी जो वेबसाइट्स पहले 3 नंबर पर रैंक कर रही हैं हर वेबसाइट का स्कीमा ज़रूर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट रैंक करे, तो हमें भी अपनी वेबसाइट का स्कीमा बनाना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि स्कीमा है क्या। इनकी मुख्तसर बात क्या है कि स्कीमा क्या है? माइक्रो इन्फॉर्मेशन है, आपके बिजनेस के मुतालिक एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कोई बंदा कहे ना कि नाम पीक सोल्यूशन की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के, तो क्या कहेगा? भाई एक कंप्यूटर कॉलेज है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, लोअर माल पर है। ठीक है, ये इनका फेसबुक है, ये इनका मोबाइल नंबर है, ये इनकी वेबसाइट है। ये एक माइक्रो डाटा आपको मिल रहा है जो कि आपको पीक सोल्यूशन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये इनका मोबाइल नंबर है, ये इनका फेसबुक है, ये इनका इंस्टाग्राम है, ये इनका यूट्यूब का चैनल है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब एक जगह पर जा रही है तो हम कह रहे हैं कि ये हम स्कीमा की शक्ल में उसको दे रहे हैं। अब हम ये इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हैं? क्राउलर को दे रहे हैं। अब अगला सवाल क्या है? ये तो मैंने बता दिया कि भाई इंपॉर्टेंट है। स्कीमा मार्कअप इज कोड आल्सो कॉल्ड सेमेंटिक वोकैबुलरी और माइक्रो डाटा। सेमेंटिक वोकैबुलरी मतलब टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, यही हम प्रीवियसली भी हमने सेमेंटिक के वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है।
दैट यू कैन ऐड टू द HTML। अब वो कहता है कि ये वाला कोड भी आपकी वेबसाइट पे ऐड होगा। भाई कोड ही बनाना है ना हमने, एक्चुअली आना क्या है, कोड आना है, कोड जनरेट होना है, और वो वाला कोड इसमें आएगा। दिस माइक्रो डाटा हेल्प सर्च इंजन बेटर अंडरस्टैंड योर कंट्रोल सो दैट दे कैन रिटर्न मोर डिटेल्स इंफॉर्मेटिव रिजल्ट फॉर सर्चर्स। कि सर्चिंग करने वाला बंदा कुछ भी लिखेगा तो जब हमने स्कीमा बनाया होगा तो इतना सारा डाटा उसके पास आ जाएगा सामने खुल के। ये मैंने अभी आपको बताया कि भाई ऐसी वेबसाइट्स जिन पे स्कीमा लगा होता है वो टॉप 3 पोजीशंस पे होती है। तो यहां पर क्वेश्चन यही है ना कि डज स्कीमा हेल्प एसईओ? सो हम कह रहे हैं जी बिल्कुल हेल्प करता है। अब ये तो हमें पता लग गया कि स्कीमा है क्या चीज। अब हम ये देख रहे हैं कि जब हमारे पास कोई वेबसाइट रैंकिंग के लिए आएगी तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि क्या इसमें स्कीमा है कि नहीं है। अगर स्कीमा नहीं होगा तो हम स्कीमा लगाएंगे, लेकिन पहले क्या देखना है कि स्कीमा है कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम किस वेबसाइट पर जाएंगे, validator.schema.org, यानी कि इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए जरा। ठीक है, यहां पर आकर हम अपनी उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे जिसका हम स्कीमा चेक करने आए हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी ये मेरे पास एक वेबसाइट है starsedu.vk, ये देख रहा हूं कि क्या इसका स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। बेटा टाइम पे आया करें जी। पढ़े जरा मैसेज क्या लिखा हुआ है, नो आइटम डिटेक्टेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें स्कीमा नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब मैं एक और टेस्ट करता हूं, एक और वेबसाइट लिखते हैं, इसको देख लेते हैं, प्रोफेशनल किचन को। क्या है, लगा हुआ है, डिटेल आ गई ना। मैं किस साइड पर डिटेल आ गई, पहले तो कहते हैं नो आइटम डिटेक्टेड, अब तो डिटेल आ गई है। लेफ्ट साइड पर अगर आप इसका कोड देखोगे ना, लाइन नंबर 11 में देखे ये, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, https://schema.org, यानी कि स्कीमा से इसका कोड जनरेट हुआ है और ये सारा इसका कोड बना हुआ है। ये देखें, फॉर एग्जांपल जैसे वो एक वेबसाइट देखी थी ना हमने कि उसका नहीं बना हुआ था, इसी का हम बनाकर देख लेते हैं, स्टार्स का। ठीक है, अब ये वाली प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, भाई किसी भी वेबसाइट का बना लो, अरे इसके लिए एक्सेस की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास उस वेबसाइट का एक्सेस होगा तो बना पाओगे, आपके पास सिर्फ यूआरएल होना जरूरी है। यूआरएल तो कोई भी देख सकते हो ना, यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए खुद से फाइंड कर लो किसका स्कीमा नहीं है और जैसे मैं समझाऊं उस तरह स्कीमा बना लो। अब अगला टॉपिक क्या हमारा कि भाई ये तो पता लग गया, यानी मेरे पास एक वेबसाइट एसईओ के लिए आई तो मैंने चेक तो कर दिया कि इसका स्कीमा है कि इसका स्कीमा नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर स्कीमा लगना कैसे है ये देखते हैं, हाउ टू क्रिएट स्कीमा। इसके लिए फिर आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है, rankranger.com स्कीमा मार्कअप। ये मैंने लिंक्स दिए हुए, ये फाइल अभी आपसे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ दोबारा, बल्कि ग्रुप में नहीं मैं चैनल पे शेयर करूंगा। ठीक है, आपने चैनल पे आकर इसको डाउनलोड करना है, चैनल का लिंक है ना सबके पास। कौन सा चैनल बना, व्हाट्सएप चैनल का मैंने लिंक शेयर किया हुआ है आप लोगों से, मैं दोबारा करता हूँ। व्हाट्सएप चैनल का फायदा क्या होता है, आप भी बना सकते हो अपना व्हाट्सएप चैनल। एक होता है व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि जिसको मैं जब लूंगा, जैसे न्यू स्टूडेंट आए हैं इन्हें हम आज लेंगे अगर ग्रुप में, तो जो पुराना डाटा होगा वो तो इनके एक्सेस में नहीं आएगा, ये आज से ही डाटा शेयर करेंगे ना। लेकिन व्हाट्सएप चैनल का ये फायदा है कि आपने उसमें जो कुछ भी शेयर किया हुआ है, तो आपने जिस दिन अपना चैनल क्रिएट किया था तो जो जो उस चैनल पर आएगा उसको वो सब डाटा नजर आएगा। ठीक है, सो ऐसा काम जब आपने करना हो, ऐसी कोई कम्युनिटी बनानी हो, तो ज़्यादा मुनासिब तरीका क्या है कि व्हाट्सएप चैनल बना लें ग्रुप की बजाय। अब व्हाट्सएप चैनल पे आप यूट्यूब के लिंक्स भी लगा सकते हो, इंस्टाग्राम के लिंक्स भी लगा सकते हो, फेसबुक के हैं, कोई से भी लिंक्स लगा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप वीडियो अपलोड भी कर सकते हो, जैसे आप व्हाट्सएप पे अपलोड कर लेते हो। व्हाट्सएप चैनल पे आप पोस्ट भी लगा सकते हो, जैसे आप व्हाट्सएप पे लगा लेते हो। यानी कि वो सारे काम जो आप व्हाट्सएप पे कर रहे थे वो यहाँ पर भी एज ए कम्युनिटी के तौर पर हो सकते हैं। अच्छा इधर आ जाते हैं जी, अब जरा मैं आपको पहले शेयर करता हूँ।
आपका है PSLM। यहाँ देखें ये चैनल है, ये चैनल्स आ रहे हैं, ये वाला चैनल है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये भी मैं आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ इसका लिंक। ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें ना, इसमें मैंने, इसमें आपको आसानी भी हो जाएगी, इसमें आपकी सारी प्ले लिस्ट ऐड की हुई है। ये देखें, आप पीछे जाएं, जो जो कुछ मैं आपको पढ़ाता हूँ आपसे रिलेट करती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। सो इसको कॉपी करें यहाँ से, ये कॉपी लिंक किया मैंने, अब यहाँ से मैं इसको आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ। PSLM, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से वीडियोस और वीडियोस के लिंक्स मिलते रहेंगे। ठीक है, इसको आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। अब मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर आपको वीडियो दे देता हूँ, स्कीमा वाली फाइल भी दे देता हूँ। स्कीमा यहाँ नजर नहीं आ रही मुझे, अच्छा पीछे यहाँ स्कीमा लिख देते हैं। जी जी आ जाए। खोल ही दिया, नजर आएगी, मुझे बताना, शायद मेरी उस पर नजर नहीं पड़ रही है। ये वो फाइल है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया। फाइन, अब वापस आ जाते हैं। अब हम बनाए ताकि आपके पास ये दोनों लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। जब आपने चेक करना होगा तो आप वैलिडेटर पे क्लिक करोगे, और जब आपने बनाना होगा तो रैंक रेंजर पे क्लिक करोगे। इस पे गए अलाउ, इस वेबसाइट से जाकर आपने स्कीमा क्रिएट करना है। मैंने लेक्चर दिया, आप बताओ ना, आप बताओ, ये तो न्यू स्टूडेंट है, ये बता देंगे जरूरी है कि नहीं है। अभी मैं क्या बता रहा था, क्यों जरूरी है, यही बताया ना। हाँ, टॉप 3 में लाने के लिए, यानी अगर हम नहीं लाना चाह रहे, देखो भाई हम चाहते क्या हैं, हमारी वेबसाइट पहले नंबर पर आए, यही चाहते हैं ना कि हमारी वेबसाइट रैंक करे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट रैंक करे, क्योंकि हम जितने फैक्टर्स कम करते जाएंगे इसका मतलब है कि रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी हमारी, तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स को अप्लाई करना है, ठीक है। जी बिल्कुल, टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये कंसीडर ऑन साइट एसईओ के तौर पर भी होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये कोड जनरेट होना है, और कोड जनरेट करने के बाद मैंने भी इसको हेड में जाकर पेस्ट भी करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट पे भी तो डील कर रहा हूँ इसको जाकर, तो ये ऑन साइट का पार्ट भी हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इधर आते हैं जी, फाइन, ये देखें यहाँ से, अब यहाँ ये खुद ब खुद क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया हुआ है विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट, ये कह रहे हैं, कहते हैं भाई कौन सा स्कीमा बनाने जा रहे हो। आप लोग ना टाइम पर आया करना, जो लेट आते हो परेशान होते हो ना। अब 5-1 मिनट का मार्जिन मैं दे दूंगा, लेकिन 7-5 तक आप सब पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर वो लेट होते हो तो आपको समझ नहीं आता आगे हम क्या कर रहे हैं। विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट, यानी कि किस तरह का स्कीमा बनाना। मैंने क्या कहा था, मुख्तसर क्या कहा था कि स्कीमा इज माइक्रो डाटा ऑफ वेबसाइट। स्कीमा क्या है, एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन है आपकी वेबसाइट के मुतालिक जो हम क्रॉलर को दे रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पीक सॉल्यूशंस, तो क्या है भाई, पीक सॉल्यूशन एक कंप्यूटर कॉलेज है, पीक सॉल्यूशन लोअर माल पर है, यहाँ पर कौन कौन से कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, ये इनका फेसबुक पेज है, ये इनका ट्विटर है, ये इनका लिंक्डइन है, ये इनका यूट्यूब चैनल, ये मुख्तसर ने बता दिया कि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसी तरह आप हम वेबसाइट के मुतालिक बता रहे हैं कि कैसी है। तो कहते हैं विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट, यहाँ पर लिस्ट में आकर देखें तो यहाँ पर वेबसाइट की टाइप्स आ रही है। कहता है भाई आर्टिकल की तरह की वेबसाइट है, इवेंट है, एफएक्यू पेज है। अब ये एफएक्यू पेज का क्या मतलब होता है, एफएक्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो क्वेश्चन आंसर्स की शक्ल में होती हैं,
कि उसमें लोगों ने कुछ सवाल पूछे होते हैं और उनके जवाब लिखे होते हैं, उनको हम बोलते हैं FAQ टाइप है। अच्छा, उसके बाद और देखिएगा जरा, FAQ और हाउ टू। एक हाउ टू है, हाउ टू पता है ना आपको, हाउ टू के तो यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं बहुत सारे, और आपको पता है ये हाउ टू के चैनल्स बड़े ग्रो भी होते हैं, क्योंकि ये काम कैसे होना है ये लोग बहुत देखने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो कहते हैं आपकी वेबसाइट भी हाउ टू के मुतालिक है कि भाई ये काम कैसे होगा, इसको भी लोग बहुत सर्च कर रहे होंगे, ये भी कीवर्ड बड़ा अच्छा बनता है और इस पर रैंकिंग बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस। भाई ये पीक सोल्यूशन लोकल बिजनेस में भी तो आ सकता है, लोकल बिजनेस ये एक किस्म का। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में भी आता है ना, एक तंजीम है, एक इदारा है, मतलब ये लोकल बिजनेस में भी आ सकता है और ये ऑर्गेनाइजेशन में भी आ सकता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पर्सन, जैसे आपका अपना वीलॉग है या आपका अपना पोर्टफोलियो है, आपने अपना, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं तो मेरा पोर्टफोलियो होगा कि भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूं, कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स होंगी वो किस कैटेगरी में आएंगी, पर्सन में आएंगी, यानी आपकी अपनी वेबसाइट हो जो सिर्फ आपके मुतालिक बता रही हो कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप क्या सर्विसेज दे सकते हो। इस तरह की वेबसाइट्स को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो यहाँ पर वो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे दराज है, या किसी बंदे की फीस सेंटर में शॉप हो और उसने अपनी वेबसाइट बनाई हो, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगी, प्रोडक्ट में। रेसिपीज, किसी चीज की रेसिपी की वेबसाइट है, वीडियो की वेबसाइट है, या लिंक्स की वेबसाइट है, ठीक है। ये मैंने इतनी सारी वेबसाइट्स आपको बताई हैं, हम जरा अपने काम की चीजों को अब देख लेते हैं। इसमें से हम कहते हैं भाई इसमें यहाँ तो लोकल बिजनेस होगा जिनका हम काम कर रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन उससे पहले जरा दो चीजें देखते हैं। वो क्या लिखा हुआ आ रहा है, FAQ पेज और हाउ टू। सबसे पहले तो हम गूगल की नई अपडेट समझ लेते हैं। तो गूगल ने हमें एक अपडेट नई ये भी दी है कि गूगल ने अब ये कहा हमें कि भाई ये जो दो बिजनेस स्कीमा टाइप्स है ना, इनको लोग मिस यूज कर रहे हैं। मिसयूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले जो दो स्कीमाज हैं ये बहुत जल्दी रैंक होते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि हाउ टू की वेबसाइट्स बना लेते हैं, हालांकि उनकी वेबसाइट हाउ टू की नहीं होती या FAQ टाइप नहीं होती, लेकिन वो फिर भी बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, वो रैंक कर जाते हैं, लेकिन जब लोग वहां पर आते हैं तो वो कोई इतने सेटिस्फाइड नहीं होते। सो गूगल ने क्या किया, गूगल ने कहा कि भाई अभी हम स्कीमा एक्सेप्ट करेंगे, मगर हम अभी ये वाला स्कीमा एक्सेप्ट नहीं कर रहे, FAQ का और हाउ टू का स्कीमा। लेकिन उसने साथ में ये भी कह दिया कि ऐसी वेबसाइट्स जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं या ऐसी वेबसाइट्स जो हेल्थ की वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर तो हम ये कर लेंगे, दोनों स्कीमा FAQ और हाउ टू एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो आम वेबसाइट्स होंगी उनके ऊपर हम इसको एक्सेप्ट करना छोड़ दिया उन्होंने। यानी आप समझ लो कि उन्होंने इस स्कीमा को डिनाई कर दिया और उन्होंने इस स्कीमा को भी डिनाई कर दिया आम लोगों के लिए। लेकिन एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जैसे पाकिस्तान की पंजाब गवर्नमेंट है, इसकी अगर वेबसाइट हो और उसमें कुछ हाउ टू होगा, उसे वो एक्सेप्ट करेगा। अगर किसी हॉस्पिटल की वेबसाइट हो, हेल्थ की वेबसाइट होगी, उसको भी वो एक्सेप्ट करेगा। एजुकेशन को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सेल्स को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और किसी को भी इन दो कैटेगरीज में एक्सेप्ट नहीं करेगा। वजह क्या बताई है मैंने आपको, वजह ये बताई है कि भाई ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं, ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं हमारे पास जिनके ऊपर बहुत जल्दी रैंकिंग होती है। तो लोग क्या करते हैं, इन दो कैटेगरीज पर वेबसाइट बना रहे थे, बहुत ज्यादा जोर शोर से बनाना शुरू हो गए थे और वो जल्दी रैंक हो जाती थी। जो गूगल ने ऑब्जर्व किया तो उसने ये अभी लेटेस्ट तकरीबन 1-1.5 माह पुरानी अपडेट है, सो गूगल ने इसको डिनाई कर दिया। वो कहता भाई मैं अब इनको स्कीमा के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। सो हम लोकल बिजनेस पे आ जाते हैं आगे। अब आप देखें राइट साइड पे कोड जनरेट होना शुरू हो गया ना, ऑटोमेटिक कुछ कोड आ गया। यहां पर हम सिर्फ क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे बस। फिर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई स्टार्स अकेडमी का बना रहा हूं, मैं स्टार्स अकेडमी चूज कर लिया। आगे क्या लिखा हुआ है, इमेज URL। इसका क्या मतलब है, इमेज URL का मतलब है कि भाई ये देखो, ये मैंने कहा भाई मेरे जो इमेजेस है ना वो इस जगह पे पड़े हुए हैं, सो मैंने इसका URL दे दिया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहता है, ID URL, ये बेशक छोड़ दें, इग्नोर दिस। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आपकी वेबसाइट का URL क्या है, भाई वेबसाइट क्या है बेसिकली। देखो मैंने URL लिखा है तो ठीक हो गया, ये स्पेल थोड़े से गलत हुए, इनको ठीक कर लेते हैं। नंबर भी आ गया। अब आप देखिए मुझसे और इंफॉर्मेशन मांगनी शुरू हो गए। कहता भैया आपकी प्राइस रेंज क्या है, स्ट्रीट क्या है, सिटी क्या है। इसमें से अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन स्किप करना चाहूं तो कर सकता हूं, मैंने कर दी। और सिटी में आकर मैंने लिख दिया
यहाँ के उसने पूछा आपका जिप कोड क्या है, जैसे हमारा जो जिप कोड होता है पोस्टल कोड होता है, बाहर के कंट्री में वही चीज़ जिप कोड होती है, पाकिस्तान में वो पोस्टल कोड होता है। सो मैं कहता हूँ हमारा पोस्टल कोड है 54,000। ये एक्चुअली हर लोकेशन का अलग-अलग होता है। ये मैंने आपको जो 54,000 बताया ये लाहौर का स्टैंडर्ड है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि आपके एरिया का कौन सा है तो आप 54,000 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आ गया, कंट्री कोड 92, सबको पता है ना। अच्छा जी, रीजन कोड देना है, दे दें। उसके बाद क्या आ रहा है, ऐड प्रोफाइल्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी सोशल प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं, ताकि जब हमारी वेबसाइट को वो ढूंढेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी सोशल प्रोफाइल्स को भी हमारी साइट के साथ अटैच कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पर ऐड प्रोफाइल्स पर आते हैं। जब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरा फेसबुक है, सपोज हम कहते हैं भाई ये वाला फेसबुक था हमारा, मैंने इसको यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी किया, ये आ गई सोशल प्रोफाइल्स, इस पर क्लिक कर दिया, आगे एक प्रोफाइल, भाई सोशल प्रोफाइल में फेसबुक आ गया, एक्स आ गया, ठीक है ना, लिंक्डइन आ गया, ट्विटर तो एक्स हो गया हमारे पास, यूट्यूब चैनल आ गया, पिंटरेस्ट आ गया, भाई जहां जहां जाकर हमने अपने सोशल लिंक्स बनाए हुए हैं वो सारे इसमें ऐड कर देंगे, ताकि वो हमारी वेबसाइट के साथ ही इनको अटैच कर दे। ठीक है, अभी मैंने एक समझा दिया आपको। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, ये ऐड कर करके हम ऐड करते जाएंगे, हमारी जितनी भी होंगी। फॉर एग्जांपल आपका एक्स अकाउंट बना हुआ है, आप उसका भी यहाँ पर यूआरएल ले लो, आपका इंस्टा बना हुआ है आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर लो, आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है आपको उसको भी ऐड कर लो। फायदा क्या हो रहा है कि हम इन सब चीज़ों को लिंक अप कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, ऐड ओपनिंग आवर्स, अगर देनी है तो ठीक है, नहीं देने तो छोड़े भी जा सकते हैं। ऐड ओपनिंग आवर्स पर आकर देख लो जरा, बता रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। चलो जी, हमने कहा भाई ये ओपनिंग टाइमिंग है हमारे। सो मैंने कहा भाई हमारा कॉलेज खुल जाता है 9:00 पे और बंद हो जाता है, ये क्या कहता है देखें, 24 आवर्स के क्लॉक में मुझे बताओ, ये कह रहे हैं ना नीचे रेड कलर में 23:59, तो 12 और 4 16 17, हमने कह दिया ठीक। तो मैंने कहा भाई ये ओपनिंग आवर्स है हमारे, ये ओपनिंग आवर्स भी बता दिए, ऊपर लिखा हुआ था 24/7 करना होगा तो ये भी कर सकते हैं, वो खत्म हो गया पीछे से। फिर टाइमिंग तो नहीं ना बताएंगे, जब 24/7 कह दिया इसका तो मतलब है कि हमारे टाइम खुले रहते हैं, बंद नहीं करते। राइट साइड पर आकर देखो, ये सब कुछ खुद ब खुद ही बनता जा रहा था, मैं जो जो कुछ ऐड कर रहा था उसका कोड खुद ही जनरेट हो रहा था। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इस कोड को कॉपी करना है। क्या लिखा हुआ है, इसको जरा सिलेक्ट ऑल कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, और फिर कॉपी कर लो। कॉपी हो गया, कॉपी हो गया। अब क्या करें, अब जहां पर आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेबसाइट पड़ी है, सपोज कर लेते हैं ये वेबसाइट है जी, ऐसे ही है। यहाँ से इंडेक्स की फाइल पकड़ते हैं और हम कहते हैं भाई ये हमारी इंडेक्स की फाइल है। सबको पता है ना इंडेक्स की फाइल में क्या होता है, पढ़ चुके हो। चलो जी, इंडेक्स की फाइल है, इस पर राइट क्लिक करें, एडिट। अब ये कोड कॉपी हो गया। अब हमने क्या करना है, इस कोड को जाकर अपनी इंडेक्स की फाइल में पेस्ट कर देना। ठीक है, ये आ गया हेड में, यही कहा ना मैंने, हेड में इसे पेस्ट कर देना। हेड वाले पार्ट में किसी भी जगह पे रख के आप इसे पेस्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से हेड शुरू हो रहा है, यहाँ आए, ये मैं जरा खाली कर लेता हूँ जगह ताकि आपको पेस्ट करूँ तो नजर आ जाए। आ गया, जो जो चीजें हमने बताई थी सारी की सारी ऐड हो गई। बस इस फाइल को सेव कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, स्कीमा बन गया। ये है स्कीमा बनाना। अब जब मैं अपनी वेबसाइट को अपलोड करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि साथ में स्कीमा भी अपलोड। ठीक है, तो ये तो था स्कीमा। अब जरा आ जाते हैं एक और लेक्चर पे। टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ हम पढ़ चुके हैं, इस स्लाइड को मैंने गो थ्रू करना है। हाँ, साथ साथ बता रहा था ना, मेरा ऐसे नहीं कि हमने टेक्निकल एसईओ को देखा नहीं है।
जब हम इसमें सिर्फ गो थ्रू करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा ये एक छोटी सी वीडियो देख लो। इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक मोबाइल की शक्ल बनी हुई है, ऐसे ही है ना, मोबाइल की तस्वीर है ना, और मोबाइल की तस्वीर में मोबाइल की एक स्क्रीन दिखाई है, एक स्क्रीन दिखाई है, मतलब ऐसे इतना हिस्सा दिखाया मैंने, और मैंने इस पर लिखा क्या हुआ है? अबव द फोल्ड कंटेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर ना एक वेबसाइट खोली, तो क्या हुआ, वेबसाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक नजर आई, लेकिन सारी वेबसाइट तो नहीं आई होगी। फिर मैं क्या करूँगा? यूँ करूँगा, स्क्रॉल करता रहूँगा ना पढ़ने के लिए पूरी वेबसाइट को। तो स्क्रॉल करने से पहले शुरू खुलते ही वेबसाइट के इधर से लेकर इधर तक का जो हिस्सा होता है, पहला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। यानी कि फोल्ड करने से पहले वाला जो हिस्सा है वो क्या है? अबव द फोल्ड कंटेंट। मिसाल के तौर पर मैं इधर कोई भी वेबसाइट खोल देता हूँ, जी अब ये देखिए वेबसाइट खुल रही है ना, जब ये खुलती है हमारे पास ये आ गई है। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो नीचे वाला हिस्सा आता है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है इज कॉल्ड अबव द फोल्ड कंटेंट। आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है, जब हम कहते हैं ना भाई हमने किसी वेबसाइट की स्पीड चेक करनी है, तो वेबसाइट की स्पीड सिर्फ इधर से मेजर होती है कि भाई ये अबव द फोल्ड कंटेंट है, ये कितनी देर में लोड होता है। इसका जो टाइम है वो 2.7 सेकंड होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम लेकर ये लोड होती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट स्लो है। सो पूरी वेबसाइट के लोड होने के टाइम से स्पीड मेजर नहीं होती है, बल्कि सिर्फ अबव द फोल्ड कंटेंट्स के ऊपर होने से आपकी वेबसाइट की स्पीड मेजर होती है। ठीक है, ये तो मैंने एक आपको टेक्निकल बात बताई है। अब आ जाते हैं इसमें वापस। अब जब हम देखते हैं कि हमने टेक्निकल एसईओ के जो फैक्टर्स पढ़े उन्हीं को अब एक दफा से रिविजिट करने जा रहे हैं। यहाँ पे नीचे आ जाए जी। सबसे पहले क्या कह रहा है? कहता है टेक्निकल एसईओ रेफर्स टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर क्राउलेबिलिटी एंड इंडेक्सेबिलिटी। कहता है टेक्निकल एसईओ रेफर करती है किस चीज को, कि क्या आपकी वेबसाइट क्राउलेबल है और इंडेक्सेबल है कि नहीं। क्राउलेबल का क्या मतलब है कि क्या गूगल का क्राउलर हमारी वेबसाइट को देखता है और देखने के बाद उसको उसने इंडेक्स किया है। देखिए हमारी वेबसाइट जब रैंक हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है। और अगर हमारी वेबसाइट कहीं पर भी नजर नहीं आती है तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट इंडेक्सेबल नहीं है। हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि गूगल के स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं उतर रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या फैक्टर्स हैं जी हमारे पास? कहते हैं ये कुछ फैक्टर्स हैं। साइट आर्किटेक्चर। साइट आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन कैसा बना हुआ, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है। एक्सएमएल साइट मैप सबको पता है ना, एक्सएमएल साइट मैप हमने पढ़ा था। तो क्या आपकी वेबसाइट का साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। वेबसाइट की स्पीड, अभी मैंने आपसे कहा साइट स्पीड की बात की, कि स्पीड का क्या मतलब है कि अबव द फोल्ड कंटेंट क्या 2.5 सेकंड से पहले पहले अपलोड हो जाता है कि नहीं होता। फिर क्या कह रहा है? डुप्लीकेट कंटेंट। क्या आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट है? अगर तो आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट है, इस मींस आपकी वेबसाइट ना क्राउल होगी ना इंडेक्स होगी, यानी हमारी वेबसाइट पे यूनिक कंटेंट होना चाहिए। फिर क्या आ रहा है जी? सिक्योरिटी, कि हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी कितनी अच्छी है। और उसके बाद क्या आ रहा है? यूजर एक्सपीरियंस, कि सिक्योरिटी का क्या मतलब है भाई? गुड, एसएसएल लगी हुई है उस पर कि नहीं लगी हुई है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ी थी। उसके बाद क्या आ रहा है? यूजर एक्सपीरियंस, कि यूजर्स का एक्सपीरियंस हमारी वेबसाइट के साथ कितना अच्छा है। अब आपने देखना, मैं जो कुछ स्क्रॉल करूंगा ये सब कुछ मैं बता चुका हूं आपको, सिर्फ हम लोगों ने इसको एक बार समझना है। अच्छा उसके बाद आ रहा है कोर वेब वाइटल्स। ये कोर वेब वाइटल्स क्या होता है? कोर वेब वाइटल्स एक टेक्निकल टर्म है टेक्निकल एसईओ की, कि हमें ये देखना है कि हमारी वेबसाइट के कोर वेब वाइटल्स क्या हैं। ये नहीं हमने पढ़ा, भी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, मैं क्या अभी पढ़ने लगे, पहले नहीं पढ़ा। कहता है कोर वेब वाइटल्स में ये 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 एलसीपी, नंबर 2 एफआईडी एंड नंबर 3 सीएलएस। अब अगर इन 3 चीजों को हम डिवाइड करें तो पहले को हम कहते हैं लोडिंग,
दूसरे को हम बोलते हैं इंटरेक्टिविटी और तीसरे को हम बोलते हैं विजुअल स्टेबिलिटी। यानी कि हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के 3 फेज हैं चलने के। सबसे पहले क्या होता है, जब हम कोई URL लिखते हैं तो वेबसाइट लोड होती है। लोड होने के बाद क्या होती है, वो इंटरेक्टिव होती है। इंटरेक्टिव होने के बाद क्या होती है, वो विजुअली स्टेबल हो जाती है। यानी कि मैंने खोल ली, ये विजुअल स्टेबल है। इसको कह रहा हूं स्टेबल, वही पक्की अब सेट हो गई है। पहले जब खोल रहा था तो ऊपर नीचे हो रही थी ना, लेकिन अब खुल चुकी हुई है, अब ये स्टेबल हो चुकी हुई है। पहले जब मैंने खोला था तो एक लोडर आ गया था, उसको लोड हो रही थी। उसके बाद भी थोड़ा सा हिलजुल हो रही थी, जिसका हम कहते हैं कि इंटरेक्टिव अभी नहीं हुई है, मैं वेट कर रहा था। जैसे ही वो फिक्स हो गई है तो मैंने कहा कि भाई ये क्या हो गई, अब तीसरे फेज में आकर विजुअल स्टेबल हो गई। यानी कि अब विजुअली मूव नहीं कर रही है। यहाँ पढ़िए, मैं खोलूंगा अभी तो ऐसे नहीं होगा कि ये तस्वीर कहीं नीचे जाएगी कभी ऊपर आएगी। लेकिन जब आप किसी वेबसाइट को लोड कर रहे होते हैं तो ऐसे हो रहा होता है ना, सेट हो रही होती है जब पहली दफा में। तो वो ये कहते हैं कि 3 हिस्से होते हैं जिसमें आपकी वेबसाइट लोड होती है। इन तीनों हिस्सों को हम मिलाकर क्या कॉल करते हैं, कोर वेब वाइटल्स। तो वो कहता है जी पहला हिस्से में क्या होता है, LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कहता है इस हिस्से से पहले, यानी किस हिस्से से पहले, अबव द फोल्ड कंटेंट से पहले आपका जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है। अच्छा, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब क्या है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब कि इतने हिस्से में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है। अभी मैंने कहा था ना, इस हिस्से का टाइम जो वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट करा है, इस हिस्से का भी पूरा टाइम नहीं, बल्कि इस हिस्से का सिर्फ वो टाइम जो इस हिस्से में पड़ी हुई सबसे बड़ी चीज को लोड होने में कितना टाइम ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ, ये तो छोटा सा लोगो है, ये स्लाइडर है, ये तस्वीर है और ये टेक्स्ट है, ये हेडिंग है, तो हमें देखने से कॉमन सेंस से पता लग रहा है कि इनमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्लाइडर। इसका मतलब क्या हुआ कि LCP क्या होगा, यहाँ पर स्लाइडर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं भाई स्लाइडर को वेबसाइट की स्पीड स्लो करते हैं, तो मैंने डेवलपर से कह के स्लाइडर हटा दिया। अब क्या होगा, अब जब स्लाइडर हटेगा तो ये थोड़ा सा यूं आ जाएगी हमारी वेबसाइट। क्या ख्याल है, ऐसे हो जाएगी ना, ऊपर लोगो होगा। अब वो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट किसको समझेगा, इस टेक्स्ट को। अब वो इसका टाइम कैलकुलेट करेगा। अब इसके टाइम में और इसके टाइम में कितना फर्क है, इमेज लोड होते हुए तो वो टाइम लेगा, और एक इमेज भी नहीं है, जावा स्क्रिप्टिंग भी हुई है, तो ये हमारी वेबसाइट को स्लो कर रहा है। तो वो ये कह रहा है कि जो LCP है, इसका मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट कितना टाइम ले रहा है, 2.5 सेकंड्स। कहता है भाई 2.5 सेकंड इज फाइन। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो इसे अभी इंप्रूव होना है, और अगर ये 4 सेकंड पर चला जाए, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा स्पीड चेक कैसे होती है। इसके लिए टूल है हमारे पास, वहां से हम जाके चेक करेंगे कि वो किस टाइम पे फॉल कर रही है। अब ये वाला सारे का सारा काम जो है वो किसका है, डेवलपर का है। ये सारे का सारा काम कौन करेगा, डेवलपर करेगा। डेवलपर से हम स्पीड करवाएंगे इसकी से। कैसे करवाएंगे, भाई मैं कह रहा हूँ भाई इसकी स्पीड तो बड़ी स्लो है। क्यों स्लो है, इसलिए कि इसके ऊपर स्लाइडर चल रहा है। तो मैं डेवलपर से कहूंगा भाई ये स्लाइडर हटा दो। ये कैसे हटवाऊंगा, ये क्लाइंट को भी बताऊंगा कि भाई आपकी वेबसाइट इस स्लाइडर की वजह से स्लो खुलती है, लेकिन ये स्लाइडर एक ऐसा आइटम है जिसकी आपकी वेबसाइट से रिलेशन है, इसके लिए ग्राफिक्स है और कुछ नहीं है, और लोग इसको देखते भी नहीं है। कभी ऐसे हुआ कि किसी ने यूं करके स्लाइडर देखा होगा, दूसरी तस्वीर कौन सी होगी, कभी भी नहीं होगा। हमेशा लोग यूं करके इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई स्लाइडर को यहाँ ना रखो। अब अगर वो हमें ये कहता है कि नहीं भी मुझे तो स्लाइडर चाहिए, हर हालत में चाहिए, फिर हम उसे ये कहेंगे कि आप एक काम करो कि इसको अबव द फोल्ड कंटेंट में ना रखो, बल्कि अबव द फोल्ड कंटेंट से नीचे ले जाओ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ना, ये अब ये अबव द फोल्ड कंटेंट हुआ, मैंने इतना सा भी स्क्रॉल कर दिया तो ये अबव द फोल्ड कंटेंट हो गया। ऐसे ही है ना। तो मैं कह रहा हूं कि भाई उस स्लाइडर को इधर से उठाओ और इधर ले आओ। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि मेरी वेबसाइट की स्पीड को हर्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरा हिस्सा क्या होता है, FID। FID स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इनपुट डिले। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट इनपुट डिले। कहता है पहला एलिमेंट लोड होने में जितना टाइम लग रहा है इज कॉल्ड FID। पहले तो उसे कह दिया कि कंटेंटफुल पेज में बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। अब उसने कहा कि पहला एलिमेंट, एक एलिमेंट लोड होने में कितना टाइम लग रहा है। फर्स्ट कोई कौन सा एलिमेंट है जो सबसे पहले लोड होता है, कोई एक एलिमेंट तो होगा ना जो सबसे पहले लोड होता होगा, उसका टाइम कितना है। वो क्या कहता है, कहता है उसका टाइम इतना होना चाहिए 100 मिली सेकेंड्स। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट स्लो की कैटेगरी में जा रही है। ये वाला काम भी आप देख रहे हैं, ये सारे आप ये सारे टेक्निकल काम है, वेबसाइट्स के रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टास्क हम किसको कहेंगे करने के लिए, डेवलपर को कहेंगे
कि भाई ये इश्यूज आ रहे हैं, इन इश्यूज को हल करो। उसके बाद अगली चीज क्या आ रही है, सीएलएस। सीएलएस का क्या मतलब है जी, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। इसका क्या मतलब, लेआउट शिफ्ट, लेआउट है ना ये सारा, सबको समझ में आ रही है, टेक्निकली ये बात तो समझ में आ रही है कि ये मेरी वेबसाइट का लेआउट है। तो ये कहते हैं ये लेआउट शिफ्ट में कितना टाइम लगता है। इसका क्या मतलब है, ये वो जो कहते हैं ना चीजें शिवर कर रही हैं कि कभी इस तरह हो रहा है, कभी यूं हो रहा है, हल्का हल्का सा हो रहा होता है, शिवरिंग हो रही होती है, फिर एक स्टेज पर आकर फिक्स हो जाती है। वो क्यों होती है, उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उसको फोन्ट्स ना मिल रहे हो, फॉर एग्जांपल इमेजेस के साइजेस बड़े हो और उसको जगह मुश्किल हो रही हो, तो इस वजह से वो स्टेबिलिटी में इशू आ रहा होता है। तो इसके दो तीन हल तो हमारे पास भी हैं। क्या हल है, अगर तो उसने कोई ऐसा फोन्ट यूज किया वेबसाइट में जो कि बड़ा ही डिफरेंट किस्म का था, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर किसी ने कोई फॉन्ट यूज किया वो बड़ा यूनिक फॉन्ट था, जैसे आप देखते हैं ना अक्सर लोगों के, हम कोई प्रिंट देखते हैं तो बड़ा यूनिक फॉन्ट होता है, लेकिन वो आपको यूं लग रहा होता है कि ये तो मेरी विंडो में भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी की वेबसाइट अपने मोबाइल पे खोल रहे हो और उसका फॉन्ट ऐसा जो आपके मोबाइल पे नहीं है, तो क्या होगा, पहले तो फॉन्ट इंस्टॉल होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एरर आ जाएगा, पहले वो गूगल उस फॉन्ट्स को इंस्टॉल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, ऑटोमेटिक बढ़ गया। पहली ऑप्शन तो ये है कि हम डेवलपर से कहेंगे कि भाई सिस्टम फॉन्ट्स यूज करो, हाँ ऐसे फॉन्ट यूज करो जो हर मोबाइल पे होते हैं, और ऐसे फॉन्ट यूज करो जो हर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर होते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करता है, नहीं होते, क्लाइंट कहता है कि यार ये मुझे फॉन्ट बहुत अच्छा लगता है, ये जनाब जब से हमारी कंपनी बनी है यही हम चला रहे हैं और बड़ा यूनिक सा फॉन्ट है वो, मतलब वो सिस्टम फॉन्ट नहीं है। मतलब सिस्टम फॉन्ट का क्या मतलब है, थॉमा, एरियल, टाइम न्यू रोमन, यही है ना जो सिस्टम फॉन्ट्स होते हैं। तो वो कोई ऐसा फॉन्ट यूज कर लेता है जो सिस्टम फॉन्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो फॉन्ट जो है वो आपकी वेबसाइट को स्लो करेगा, क्योंकि उसने हर दफा इंस्टॉल होने पहले जाकर। तो हम कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी है। वो क्या है, देखें, ये देखिए इधर आए, ये क्या कहता है, कहता है हेड में जाकर ये एक छोटा सा कोड लिख दो। अगर ऐसा है तो हेड में जाकर ये एक छोटा सा कोड लिख दो। इसका क्या फायदा है, इसका फायदा क्या है, कहता है कि भाई फोन जो मर्जी हो, तो मैं क्या करूंगा, जैसी वेबसाइट लोड होगी तो क्या कर दूंगा, सिस्टम फोन लगा दूंगा उसको। अब फोन लग गया, वेबसाइट चल गई, स्टेबल हो गई स्क्रीन पर। अब क्या हो रहा है, फोन इंस्टॉल हो रहा है। अब फोन इंस्टॉल हुआ, जैसे ही फोन की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई तो ये एक छोटी सी ऑप्शन हमने दी हुई है, क्या लिखा हुआ है, फोन डिस्प्ले स्वैप। क्या करो, फोन को स्वैप कर दो। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फोन को रिप्लेस कर दो। अब पहले तो हमने ये दिया ही नहीं ना, पहले वो क्या कर रहा था, फोन को इंस्टॉल कर रहा था, उससे पहले तो वो शो ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई फोन ही नहीं है। अब हमने उसे क्या कहा कि भाई पहले इसमें दिखा दो, फिर फोन इंस्टॉल करते रहो। जब आपका फोन इंस्टॉल हो जाए, चेक करोगे फोन इंस्टॉल हुआ, तो फिर फोन चेंज कर दो। तो क्या होगा, इससे चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल फेज में किसी को कोई और फोन नजर आ सकता है और बाद में चेंज भी हो सकता है हल्का फुल्का सा। इसलिए हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि ना करें, नहीं तो अगर वो करना चाहता है तो फिर ये वाला एक छोटा सा टैग एज इट इज हम जाकर हेड में लिख देंगे। जैसे अभी स्कीमा को हेड में लिखा है, इसी तरह इस कोड को भी हम जाकर हेड पोर्शन में इसी तरह से टाइप कर देंगे। बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट जो है वो CSS का है, कैस्केड स्टाइल शीट का स्क्रिप्ट। ये हमसे बिल्कुल रिलेट नहीं करता, ये डिजिटल मार्केटर का काम नहीं है ये काम करना, ठीक है। ये काम करना किसका होगा, डेवलपर का होगा। हम उसको ये एडवाइस कर देंगे कि यूं कर दो। देखिए इन चीज़ों का पता नहीं होगा उसको, डेवलपर को इन बातों का नहीं पता, हालांकि पता होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट की स्पीड स्लो क्यों हो रही है, लेकिन उसको इन बातों का पता नहीं है। जिन बातों का उसको पता है जिसने वेबसाइट को रैंक करना है, क्योंकि वो स्पीड्स को चेक कर रहा है, ठीक है। चलो ये बात करते हैं आगे। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी मैंने यहाँ पर जब भी बोल रहा था। उसके बाद देखिए अगली चीज़ क्या आ गई है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, कि भाई मोबाइल पर जाओ तो मेन्यू चेंज हो जाए, डेस्कटॉप पर आओ तो मेन्यू चेंज हो जाए। फिर मैंने क्या बताया था, सिक्योरिटी होनी चाहिए, HTTPS SSL की बात। फिर हमने क्या आगे किया था, और नीचे आते जाते हैं एक एक करके चीज़ों को देखते जाएंगे। कैनोनिकल भी अभी आ जाएगा नीचे, देखिएगा। रीडायरेक्ट, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि 301 और 302 लगा लो, कहता है ये भी लगे होने चाहिए रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा था कि वेबसाइट आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए,
इंटरनल लिंकिंग भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी कि लिंक्स इंटरनली होने चाहिए ताकि उसकी सोशल लिंकिंग शो हो रही हो कि वेबसाइट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है, ये आपस के इंटरनल लिंक्स। मतलब अबाउट अस के पेज पे कोई बंदा पढ़ रहा है, वहां पर एक लिंक को क्लिक करे तो होम पेज पर आ जाए, होम पेज पे क्लिक करे तो कोर्सेज के पेज पर चला जाए, कोर्सेज के पेज पे कहीं पर पढ़ते पढ़ते क्लिक करे तो होम पेज पर आ जाए। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल लिंकिंग हुई है। और मैंने आपसे कहा था कि 100 लिंक्स एक वेबसाइट में होने चाहिए, उसके अंदर मेन्यू के लिंक्स भी आ जाते हैं सारे के सारे, उसमें सोशल मीडिया के बटन्स के लिंक्स भी आ जाते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने एसईओ, टेक्निकल एसईओ में रोबोट्स। उसके बाद आगे देखते जाएं, बस यहां तक। रोबोट्स के बाद हमने क्या पढ़ा था? रोबोट्स के बाद हमने कैनोनिकल भी पढ़ा था, साइट मैप भी पढ़ा था। यानी ये सारी की सारी चीजें किस चीज में आ जाती हैं हमारे पास? टेक्निकल एसईओ में आ जाती है। ठीक है, सो ये हमने, आप समझो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ठीक है, एक लेक्चर हमारा होगा कि व्हाट इज लिंक बिल्डिंग, कि लिंक बिल्डिंग या जिसको हम ऑफ साइट एसईओ कहते हैं वो क्या है, और वेबसाइट को गूगल पे रैंक करने में उसका रोल कितना होता है, उसका एक लेक्चर होगा नेक्स्ट टाइम। फिर हमारा ये वाला जो मॉड्यूल है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपने हमें